नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे कर्मभूमि उपन्यास के तीसरे खंड का 7वां भाग। उसी रात को शांति कुमार ने अमर के नाम खत लिखा। वह उन आदमियों में थे जिन्हें और सभी कामों के लिए समय मिलता है, खत लिखने के लिए नहीं मिलता। जितनी अधिक घनिष्ठता उतनी ही बेफिक्री। उनकी मैत्री खतों से कहीं गहरी होती है। शांति कुमार को अमर के विषय में सलीम से सारी बातें मालूम होती रहती थी। खत लिखने की क्या जरूरत थी? सकीना से उसे प्रेम हुआ, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने सुखदा पर रखी थी। पर आज सुखदा से मिलकर उन्होंने चित्र का दूसरा रूप भी देखा और सुखदा को उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। खत जो लिखा वह इतना लंबा चौड़ा कि एक ही पत्र में साल भर की कसर निकल गई। अमरकांत के जाने के बाद शहर में जो जो हुआ उसकी पूरी पूरी कैफियत बयान की और अपने भविष्य के संबंध में भी उसकी सलाह पूछी। अभी तक उन्होंने नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया था, पर इस आंदोलन के बाद उन्हें अपने पद पर रहना कुछ जचता न था। उनके मन में बार बार शंका होती, जब तुम गरीबों के वकील बनते हो तो तुम्हें क्या हक है कि तुम 500 रुपये माहवार सरकार से वसूल करो। अगर तुम गरीबों की तरह नहीं रह सकते तो गरीबों की वकालत करना छोड़ दो। जैसे और लोग आराम करते हैं वैसे तुम भी मजे से खाते पीते रहो। लेकिन इस निर्द्वंदता को उसकी आत्मा स्वीकार न करती थी। प्रश्न था कि फिर गुजर कैसे हो? किसी देहात में जाकर खेती करे या क्या? रोटियां तो बिना काम किए भी चल सकती थीं, क्योंकि सेवाश्रम को काफी चंदा मिलता था। लेकिन दान वृत्ति की कल्पना ही से उसके आत्माभिमान को चोट लगती थी। लेकिन पत्र लिखे 4 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं। अब डॉक्टर साहब के सिर पर एक बोझ सा सवार हो गया। दिन भर डाकिये की राह देखा करते, पर कोई खबर नहीं। यह क्या बात है? क्या अमर किसी दूसरी जगह को चला गया है? सलीम ने पता तो गलत नहीं बता दिया? हरिद्वार से तीसरे दिन जवाब आना चाहिए, उसके 8 दिन हो गए। कितनी ताकीद कर दी थी कि तुरंत जवाब लिखना, कहीं बीमार तो नहीं हो गया। दूसरा पत्र लिखने का साहस न होता था। पूरे 10 पन्ने कौन लिखे? यह पत्र भी कुछ ऐसा वैसा न था। शहर का साल भर का इतिहास था। वैसा पत्र फिर न बनेगा। पूरे 3 घंटे लगे थे। इधर 8 दिन से सलीम भी नहीं आया। वह तो अब दूसरी दुनिया में है, अपने आईएएस की धुन में। यहाँ क्यों आने लगा? मुझे देखकर शायद आंखें चुराने लगे। स्वार्थ भी ईश्वर से क्या पैदा करवा दे। कहाँ तो नौकरी के नाम से घृणा थी। नौजवान सभा के भी मेंबर, कांग्रेस के भी मेंबर जहाँ देखिए मौजूद, और मामूली मेंबर नहीं, प्रमुख भाग लेने वाला। कहाँ अब आईसीएस की पड़ी हुई है। बच्चा पास तो क्या होंगे, वहां धोखाधड़ी नहीं चलने की। मगर नॉमिनेशन तो ही हो जाएगा। हाफिज जी का पूरा जोर लगेगा। एक इम्तिहान में भी तो पास न हो सकता था। कहीं पर्चे उड़ाए, कहीं नकल की, कहीं रिश्वत दी, पक्का सौदा है। और ऐसे लोग आईसीएस होंगे? सलीम की मोटर आई और सलीम ने उतर का हाथ मिलाते हुए कहा, अब तो आप अच्छे मालूम होते हैं, चलने फिरने में दिक्कत तो नहीं होती? शांति कुमार ने सिकवे के अंदाज से कहा, मुझे दिक्कत होती है या नहीं होती, तुम्हें इससे मतलब? महीने भर के बाद तुम्हारी सूरत नजर आई है। तुम्हें क्या फिक्र कि मैं मरा या जीता हूँ? मुसीबत में कौन साथ देखता है? तुमने कोई नई बात नहीं की? नहीं डॉक्टर साहब, आजकल इम्तिहान के झंझट में पड़ा हुआ हूँ। मुझे तो इससे नफरत है, खुदा जानता है। नौकरी से मेरी रूह कांपती है, लेकिन करूँ क्या? अब्बा जान हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। वह तो आप जानते ही हैं, मैं एक सीधा जुमला ठीक नहीं लिख सकता। मगर लियाकत कौन देखता है? यहाँ तो सनद देखी जाती है। जो अफसरों का रुख देख कर काम कर सकता है, उसके लायक होने में सुबह नहीं। आजकल यही फन सीख रहा हूँ। शांति कुमार ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, लेकिन आईसीएस की सनद आसान नहीं है। सलीम ने कहा, बीए तक तो बच्चों का खेल था, आईसीएस में ही तो मेरे कमाल का इम्तहान होगा। सबसे नीचे मेरा नाम गजट में न निकले तो मुंह न दिखाऊंगा। चाहूँ तो सबसे ऊपर भी आ सकता हूँ, मगर फायदा क्या? रुपए तो बराबर ही मिलेंगे। शांति कुमार ने पूछा, तो तुम भी गरीबों का खून चूसोगे क्या? सलीम ने निर्लज्जता से कहा, गरीबों के खून पर तो अपनी परवरिश हुई है, अब और क्या कर सकता हूँ? यहाँ तो जिस दिन पढ़ने बैठे उसी दिन से मुफ्तखोरी की पुनः शुरू हो गई। लेकिन आपसे सच कहता हूँ डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत उस तरह की नहीं है। कुछ दिनों मुलाजमत करने के बाद मैं भी देहात की तरफ चलूंगा। गाय भैंसे पालूंगा, कुछ फल वल पैदा करूंगा, पसीने की कमाई खाऊंगा।
मालूम होता है मैं भी आदमी हूँ, अभी तो खटमलों की तरह दूसरों के खून पर ही जिंदगी कटेगी। लेकिन मैं कितना ही गिर जाऊं, मेरी हमदर्दी गरीबों के साथ रहेगी ही। मैं दिखा दूंगा कि अफसरी करके भी पब्लिक की खिदमत की जा सकती है। हम लोग खानदानी किसान हैं। अब्बा जान ने अपने बूते से ही यह दौलत पैदा की। मुझे जितनी मोहब्बत रियाया से हो सकती है, उतनी उन लोगों को नहीं हो सकती जो खानदानी रईस हैं। मैं तो कभी अपने गांव में जाता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह लोग मेरे अपने हैं। उनकी सादगी और मशक्कत देखकर दिल में उनकी इज्जत होती है। न जाने कैसे लोग उन्हें गालियां देते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। मेरा बस चले तो बदमाश अफसरों को काले पानी भेज दूं। शांति कुमार को ऐसा जान पड़ा कि अफसरी का जहर अभी इस युवक के खून में नहीं पहुंचा। उसका हृदय अभी तक स्वस्थ है। बोले, जब तक रियाया के हाथ में अख्तियार न होगा, अफसरों की यही हालत रहेगी। तुम्हारी जबान से यह ख्यालात सुनकर मुझे सच्ची खुशी हो रही है। मुझे तो एक भी भला आदमी कहीं नजर नहीं आता। गरीबों की लाश पर सबके सब गिद्धों की तरह जमा होकर उसकी बोटियां नोच रहे हैं, मगर अपने बस की बात नहीं। इसी ख्याल से दिल को तस्कीन देता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, अमर की कोई खबर है? मैंने एक खत लिखा था, लेकिन आज तक जवाब नहीं आया। सलीम ने चौंक कर जेब में हाथ डाला और एक खत निकालता हुआ बोला, लाहौल बिला कुव्वत। इस खत की याद ही न रही। आज 4 दिन से आया हुआ है, जेब में ही पड़ा रह गया। रोज सोचता था और रोज भूल जाता था। शांति कुमार ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर खत लिया और मीठे क्रोध से 2-4 शब्द कहकर पत्र पढ़ने लगा। भाई साहब, मैं जिंदा हूँ और आपका मिशन यथाशक्ति पूरा कर रहा हूँ। यहाँ के समाचार कुछ तो नैना के पत्रों से मुझे मिलते ही रहते थे, किंतु आपका पत्र पढ़कर तो मैं चकित रह गया। इन थोड़े दिनों में यहाँ क्रांति सी हो गई है। मैं तो इस सारी जागृति का श्रेय आपको देता हूँ, और सुखदा तो अब मेरे लिए पूज्य हो गई है। मैंने उसे समझने में कितनी भयंकर भूल की, याद करके मैं विकल हो उठता हूँ। मैंने उसे क्या समझा था और वह क्या निकली। मैं अपने सारे दर्शन और विवेक और उत्सर्ग से वह कुछ न कर सका जो उसने एक क्षण में कर दिखाया। कभी गर्व से सिर उठा लेता हूँ, कभी लज्जा से झुका लेता हूँ। हम अपने निकटतम प्राणियों के विषय में कितने अज्ञ हैं, इसका अनुभव करके मैं रो उठता हूँ। कितना महान अज्ञानी था मैं। क्या स्वप्न में भी सोच सकता था कि विलासिनी सुगदा का जीवन इतना त्यागमय हो जाएगा? मुझे इस अज्ञान ने कहीं का न रखा। जी में आता है आकर सुगदा के से अपने अपराध की क्षमा मांगू, पर कौन सा मुंह लेकर आऊं? मेरे सामने अंधकार है, अभेद्य अहंकार। कुछ नहीं सूझता। मेरा सारा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास नष्ट हो गया। ऐसा ज्ञात होता है कोई अदेख शक्ति मुझे खिला पिला कर कुचल डालना चाहती है। मैं मछली की भांति कांटे में फंसता जाता हूँ। अब जान पड़ा कि मनुष्य विधि के हाथ का खिलौना है, इसलिए अब उसकी निर्दय क्रीड़ा की शिकायत नहीं करूंगा। कहाँ हूँ कुछ नहीं जानता, किधर जा रहा हूँ कुछ नहीं जानता। अब जीवन में कोई भविष्य नहीं, भविष्य पर विश्वास नहीं रहा। इरादे झूठे साबित हुए, कल्पनाएं मिथ्या निकली। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, सुविधा मुझे नचा रही है। उस मायाविनी के हाथों में मैं कठपुतली बना हुआ हूँ। पहले एक रूप दिखाकर उसने मुझे भयभीत कर दिया, अब दूसरा रूप दिखाकर मुझे परास्त कर रही है। कौन उसका वास्तविक रूप है मैं नहीं जानता। सकीना का जो रूप देखा था वह भी उसका सच्चा रूप न था। मैंने अपने विषय में कुछ नहीं सोचा। अब क्या कहूँ, कल क्या हो जाऊंगा कुछ नहीं। अतीत दुखदाई है, भविष्य स्वप्न है, मेरे लिए केवल वर्तमान है। आपने अपने विषय में मुझसे जो सलाह पूछी उसका मैं क्या जवाब दूं? आप मुझसे कहीं बुद्धिमान है मेरा विचार। डॉक्टर साहब ने पूरा पत्र पढ़कर रख दिया और सलीम से पूछा कि तुम्हारे पास भी कोई खत आया है? जी हाँ, इसके साथ ही आया था। कुछ मेरे बारे में लिखा था? कोई खास बात तो न थी, बस यही कि मुल्क को सच्चे मिशनरियों की जरूरत है। और खुदा जाने क्या क्या। मैंने खत को आखिर तक पढ़ा भी नहीं। इस किस्म की बातों को मैं पागलपन समझता हूँ। मिशनरी होने का मतलब मैं तो यही समझता हूँ कि हमारी जिंदगी खैरात पर बसर हो रही है। डॉक्टर साहब ने गंभीर स्वर में कहा, जिंदगी का खैरात पर बसर होना इससे कहीं अच्छा है कि वह जबर पर बसर हो। गवर्नमेंट तो कोई जरूरी चीज नहीं। पढ़े लिखे आदमियों ने गरीबों को दबाए रखने के लिए एक संगठन बना लिया है, उसी का नाम गवर्नमेंट है। गरीब और अमीर का फर्क मिटा दो तो गवर्नमेंट का खतरा हो जाता है। आप तो ख्याली बातें करते हैं। गवर्नमेंट की जरूरत उस वक्त न रहेगी जब दुनिया में फरिश्ते आबाद होंगे। आइडियल
को हमेशा सामने रखने की जरूरत है, लेकिन कोई वजह नहीं कि आप मुलाजिमत छोड़कर सन्यासी बन जाएं। यह दलील डॉक्टर के मन में बैठ गई। उन्हें अपने मन को समझाने के लिए एक साधन मिल गया। बेशक शिक्षा विभाग का शासन से संबंध नहीं, गवर्नमेंट जितनी ही अच्छी होगी उसका शिक्षा कार्य और भी विस्तृत होगा। तब इस सेवाश्रम की क्या जरूरत होगी। संगठित रूप सेवा धर्म का पालन करते हुए शिक्षा का प्रसार करना किसी दशा में भी आपत्ति की बात नहीं हो सकती। महीनों से जो प्रश्न डॉक्टर साहब के मन को बेचैन कर रहा था, आज हल हो गया। सलीम को विदा करके वह लाला समरकांत के घर चले। सुखदा को अमर का पत्र दिखाकर सुरखरू बनाना चाहते थे। जो समस्या अभी वह हल कर चुके थे, उसके विषय में भी कुछ संदेह उत्पन्न हो रहे थे। उन संदेहों को शांत करना भी आवश्यक था। समरकांत तो कुछ खुलकर उनसे न मिले। सुखदा ने उनकी खबर पाते ही बुला लिया। रेणुकाबाई भी आई हुई थी। शांति कुमार ने जाते ही अमरकांत का पत्र निकालकर सुखदा के सामने रख दिया और बोले, सलीम ने 4 दिन से अपनी जेब में डाल रखा था और मैं घबरा रहा था कि बात क्या हुई। सुखदा ने पत्र को उड़ती नजर से देखा। तो मैं इसे लेकर क्या करूं? शांति कुमार ने विस्मित होकर कहा, जरा एक बार पढ़ लो इसे। इससे आपके मन में बहुत सारी शंकाएं जो आ रही हैं वो मिट जाएंगी। सुगदा ने रुखेपन के साथ जवाब दिया, मेरे मन में किसी की तरफ से कोई शंका नहीं। इस पत्र में जो कुछ भी लिखा होगा वह मैं जानती हूँ। मेरी खूब तारीफें की गई होंगी। मुझे तारीफ की जरूरत नहीं। जैसे किसी को क्रोध आ जाता है, उसी तरह मुझे वह आवेश आ गया। यह भी क्रोध के सिवा और कुछ न था। क्रोध की कोई तारीफ नहीं करता। यह आपने कैसे समझ लिया कि आप इसमें आपकी तारीफ है? हो सकता है खेद भी प्रकट किया गया हो। तो फिर आप और क्या चाहती हैं? अगर आप इतना भी नहीं समझ सकते तो मेरा कहना व्यर्थ है। रेणुकाबाई अब तक चुप बैठी थी। सुगदा का संकोच देखकर बोली, जब वह अब तक घर लौटकर नहीं आए तो कैसे मालूम हो कि उनके मन में क्या भाव बदल रहे हैं। अगर सुगदा उनकी स्त्री न होती तब भी तो उसकी तारीफ करते। नतीजा क्या हुआ? जब स्त्री पुरुष सुख से रहें तभी तो मालूम हो कि उसमें प्रेम है। प्रेम को छोड़िए, प्रेम तो बिरले ही दिलों में होता है। धर्म का निवाह तो करना ही चाहिए। पति 1000 कोस पर बैठा हुआ स्त्री की बड़ाई करे, स्त्री 1000 कोस बैठी हुई मियाँ की तारीफ करे, इससे क्या होता है? सुगदा खींचकर बोली, आप तो अम्मा बेबात की बात करती हैं। जीवन तभी सुखी हो सकता है जब मन का आदमी मिले। उन्हें मुझसे अच्छी एक वस्तु मिल गई है, वह उसके वियोग में भी मगन है। मुझे उनसे अच्छा अभी कोई नहीं मिला और न इस जीवन में मिलेगा। यह मेरा दुर्भाग्य है, इसमें किसी का दोष नहीं। रेणुका ने डॉक्टर साहब की ओर देखकर कहा, सुना आपने बाबूजी, यह मुझे इसी तरह रोज जलाया करती है। कितनी बार कहा कि चल हम दोनों वहां उससे पकड़ लाएं, देखे कैसे नहीं आता। जवानी की उम्र में थोड़ी नादानी सभी करते हैं, मगर यह न खुद जाती है और न मुझे जाने देती है। भैया एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि बगैर रोए मुंह में अन्न जाता हो। तुम क्यों नहीं चले जाते भैया? तुम उनके गुरु हो, तुम्हारा अदब करता है, तुम्हारा कहना वह नहीं टाल सकता। सुखदा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यह तो तुम्हारे कहने से आज ही चले जाएंगे। यह तो और खुश होते होंगे कि शिष्यों में एक तो ऐसा निकला जो इनके आदर्श का पालन कर रहा है। विवाह को यह लोग समाज का कलंक समझते हैं। इनके पंथ में पहले किसी को विवाह करना ही न चाहिए और अगर दिल न माने तो किसी को रख लेना चाहिए। इनके दूसरे शिष्य मियाँ सलीम हैं। हमारे बाबू साहब तो न जाने किस दबाव में पड़कर विवाह कर बैठे, अब उनका प्रायश्चित कर रहे हैं। शांति कुमार ने झेपते हुए कहा, देवी जी, आप मुझ पर मिथ्या आरोप कर रही हैं। अपने विषय में मैंने अवश्य ही निश्चय किया है कि एकांत जीवन व्यतीत करूंगा, इसलिए कि आदि से ही सेवा का आदर्श मेरे सामने था। सुगदा ने पूछा, क्या विवाहित जीवन में सेवा धर्म का पालन असंभव है? या स्त्री इतनी स्वार्थांध होगी कि आपके कामों में बाधा डाले बिना नहीं रह सकती? गृहस्थ जितनी सेवा कर सकता है उतना एकांत जीवी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वह जीवन के कष्टों का अनुभव नहीं कर सकता। शांति कुमार ने विवाह से बचने की चेष्टा करके कहा, यह तो झगड़े का विषय है देवी जी, और तय नहीं हो सकता। मुझे आपसे एक विषय में सलाह लेनी है। आपकी माता जी हैं, यह और भी शुभ। मैं सोच रहा हूँ क्यों न नौकरी से इस्तीफा देकर सेवाश्रम का काम करूं। सुगदा ने इस भाव से कहा मानो यह प्रश्न करने की बात ही नहीं। अगर आप सोचते हैं आप बिना किसी के सामने हाथ फैलाए आपका निर्वाह कर सकते हैं तो जरूर इस्तीफा दे दीजिए। यूं तो काम करने
वाले संसार भर में बहुत हैं, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि उसकी सेवा में स्वार्थ का लेस भी न हो। शांति कुमार ने जिस तर्क से अपना चित्त शांत किया था, वह यहाँ फिर जवाब दे गया। फिर उसी उधेड़ बिन में पड़ गए। सहसा रेणुका ने कहा, आपके आश्रम में कोई कोष भी है? आश्रम में अब तक कोई कोष न था। चंदा इतना न मिलता था कि कुछ बचत हो सकती थी। शांति कुमार ने इस अभाव को मानो अपने ऊपर लांछन समझकर कहा, जी नहीं, अभी तक तो कोष नहीं बन सका, पर मैं यूनिवर्सिटी की छुट्टी पा जाऊं तो इसके लिए उद्योग करूंगा। रेणुका ने पूछा, कितने रुपए हो तो आपका आश्रम चलने लगे? शांति कुमार ने आशा की स्फूर्ति का अनुभव करके कहा, आश्रम तो एक यूनिवर्सिटी भी बन सकती है, लेकिन मुझे 3-4 लाख रुपए मिल जाए तो मैं उतना ही काम कर सकता हूँ जितना यूनिवर्सिटी में 20 लाख में भी नहीं हो सकता। रेणुका ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप कोई ट्रस्ट बना लें तो मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूँ। बात यह है कि जिस संपत्ति को अब तक सींचती आ रही हूँ, उसका अब कोई भोगने वाला नहीं। अमर का हाल आप देख ही रहे हैं। सुगदा भी उसी रास्ते पर जा रही है। फिर मैं भी अपने लिए कोई रास्ता निकालना चाहूंगी। मुझे आप गुजारे के लिए 100 रुपए महीने ट्रस्ट से दिला दिया कीजिए। मेरे जानवरों को खिलाने पिलाने का भार ट्रस्ट पर होगा। शांति कुमार ने डरते डरते कहा, मैं तो आपकी आज्ञा तभी स्वीकार कर सकता हूँ जब अमर और सुगदा मुझे सहर्ष अनुमति दें। फिर बच्चे का भी तो हक है। सुगदा ने कहा, मेरी तरफ से इस्तीफा है। और बच्चे के दादा का धन क्या थोड़ा है? औरों की मैं नहीं कह सकती। रेणुका खिन्न होकर बोली, अमर को धन की परवाह अगर है तो औरों से भी कम। दौलत कोई दीपक तो है नहीं जिसका प्रकाश फैलता रहे। जिन्हें उनकी जरूरत नहीं, उनके गले क्यों बांधी? रुपए का भार कुछ कम नहीं होता है, मैं खुद नहीं संभाल सकती। लाला समरकांत तो मंदिर और शिवालय किराए देते हैं, पर मेरा उधर जी नहीं जाता। मंदिर यूं ही इतने हो रहे हैं कि पूजा करने वाले नहीं मिलते। शिक्षादान महादान है, और वह भी उन लोगों में जिनका समाज ने हमेशा बहिष्कार किया है। मैं कई दिन से सोच रही हूँ और आपसे मिलने वाली थी। अभी 2-4 महीने और दुविधा में पड़ी रहती, पर आपके आ जाने से मेरी दुविधाएं मिट गईं। धन देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। आदमी यही चाहता है कि धन सुपात्रों को दे, जो दाता के इच्छानुसार खर्च करे। यह नहीं कि मुफ्त का धन पाकर उड़ाना शुरू कर दे। दिखावे को दाता की इच्छानुसार थोड़ा थोड़ा खर्च कर दिया जाए, बाकी किसी न किसी बहाने से घर में रख लिया जाए। यह कहते हुए उसने मुस्कुराकर शांति कुमार से पूछा, आप तो धोखा न देंगे? शांति कुमार को यह प्रश्न हंसकर पूछे जाने पर भी बुरा मालूम हुआ। मेरी नीयत क्या होगी यह मैं खुद नहीं जानता। आपको मुझ पर विश्वास कर लेने का कोई कारण नहीं है। सुगदा ने बात संभाली, यह बात नहीं है डॉक्टर साहब, अम्मा तो यूं ही हंसी करती है। विष मधु के साथ भी अपना असर करता है। यह तो बुरा मानने की बात न थी। मैं बुरा नहीं मानता। अभी 10-5 वर्ष मेरी परीक्षा होने दीजिए। अभी मैं इतने बड़े विश्वास की योग्य नहीं। रेणुका ने परास्त होकर कहा, अच्छा साहब, मैं अपना प्रश्न वापस लेती हूँ। आप कल मेरे घर आइए, मैं मोटर भेज दूंगी। ट्रस्ट बनाना पहला काम है। मुझे अब किसी से कुछ पूछना नहीं। आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। डॉक्टर साहब ने धन्यवाद देते हुए कहा, मैं आपके विश्वास को बनाए रखने की पूरी चेष्टा करूंगा। रेणुका बोली, मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द काम कर डालूं, फिर नैना का विवाह आ पड़ेगा तो महीने फुर्सत नहीं मिलेगी। शांति कुमार ने जैसे सिहर कर कहा, अच्छा, नैना देवी का विवाह होने वाला है? यह तो बहुत बड़ी सूचना है। मैं कल ही आपसे मिलकर सारी बातें तय कर लूंगा। अमर को भी सूचना दे दूं। सुगदा ने कठोर स्वर में कहा, कोई जरूरत नहीं। रेणुका बोली, शायद आए, मुझे तो आशा है जरूर आएंगे। डॉक्टर साहब यहाँ से चले तो नैना बालक को लिए मोटर से उतर रही थी। शांति कुमार ने आहत कंठ से कहा, तुम अब चली जाओगी नैना? नैना ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखें सजल हो गई थीं। आप सुन रहे थे कर्मभूमि उपन्यास के तीसरे खंड का 7वां भाग।